गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको जो हमारा प्रेमचंद का आगे का पार्ट रह गया था बड़े भाई साहब का, वो आगे का पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी उसमें आपके उस पार्ट के प्रश्न उत्तर होंगे। तो चलिए पार्ट शुरू करें। पार्ट में हमें देखना है दूसरे खंड से। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए। सालाना इम्तिहान मतलब वार्षिक परीक्षा हुई और भाई साहब फेल हो गए। मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया, मतलब क्लास में फर्स्ट आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। भाई साहब और लेखक के बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया क्लास में। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथे लूं। आपकी ये घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहता और दर्जी में अव्वल भी आया हूँ, मतलब खेलता भी हूँ और पढ़ाई में फर्स्ट भी आया हूँ। लेकिन वे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। मतलब कोई भाई साहब दुखी थे और वो सोच रहे थे कि वो अपने भाई साहब को डांटे, पर ये तो संभव ही नहीं था। और उनको ऐसे विचार आना भी उनमें खुद के लिए शर्म आने लगी। लज्जास्पद मतलब होता है शर्म का विषय। हाँ, मुझे उन अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर ना रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मेरी फजीहत की तो साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हारे दिमाग खो गया है, मतलब घमंड आ गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? या यूं पढ़ गए, ऐसे पढ़ लिया? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय मतलब अर्थ समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है, मतलब बिना किसी की गुलामी किए हुए अपनी आजादी से जीते हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सारे महीप उसे कर देते थे, मतलब महीप मतलब राजा होता है, कर मतलब टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गए। मतलब हमें किसी भी अवस्था में घमंड नहीं करना चाहिए, ऐसा लेखक ने कहा है। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे क्या अभिमान हुआ था कि ईश्वर ने उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। साहिरूम ने भी एक बार अहंकार किया, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तो फिर तब तो तुम आगे पढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लगती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं बन जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। लेखक के बड़े भाई साहब ने लेखक को इस तरह से समझाया।
मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में जाओगे तो दांतों पसीने आ जाएगा। अब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे, और कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर मतलब होता है 0। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कोटियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर आने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। और इस अभागे के नाम में भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चाहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। लेखक के भाई साहब बोल रहे हैं कि जाने कितने एक ही नाम के व्यक्ति हैं, याद करना भी कठिन हो जाता है। करोड़ों तो चार्ल्स हैं, दर्जनों विलियम हैं और दर्जनों जेम्स हैं। किस किस के नाम पूछूं, किस किस के नाम रटूं? फिर लेखक के भाई अपने भाई को समझा रहे हैं कि उस समय के अंग्रेजों को नाम तक नहीं आते थे, मुझसे पूछ लेते तो मैं दर्जनों नाम बता देता। और तो और ज्योमेट्री तो जस खुदा की पनाह, आ वा जा की जगह आ जा वा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई एक निर्दयी मुमतहीनों से पूछता कि आखिर आ व जा और आ जा वा में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बातों के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खीर या भात दाल रोटी खई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तकों में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से फायदा क्या? इस पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दोगुना होना चाहिए। पूछिए इससे प्रयोजन क्या? दोगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो सब खराब बात याद करनी पड़ेगी। लेखक के भाई कह रहे हैं कि जो शिक्षा दी जा रही थी उस समय वो बिल्कुल बेकार है, इसका कोई अर्थ नहीं है। फिर ये क्यों दी जा रही है? पर पास होने के लिए तो ये सब कुछ आपको रटना ही पड़ेगा, है ना? ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है ना? आपको भी लगता है कि शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है, पर फिर भी रटनी पड़ती है ना, क्योंकि पास होना है। यही अलजेब्रा ज्योमेट्री आपको भी परेशान करते हैं, जो लेखक के भाई को परेशान कर रहे हैं ना। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं चाहता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो झटपट कह दे, अपनी राय ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। चाहे फिर लिखिए और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं है तो क्या है? अनर्थ तो यह है, कहा जाता है संक्षेप में लिखें। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। मतलब संक्षेप में जब 4 पन्ने लिखने के लिए कह रहे हैं और अगर पूरा लिखने के लिए बोलते तो क्या 100-200 पन्ने होते? तेज भी दौड़िए और धीरे भी।
है उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ जाता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज ही नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसीलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, मतलब गिरह का अर्थ होता है गांठ बांध लिए, नहीं तो पछताइएगा, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पर ना जाने शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन काटने लग गया। लेखक के साथ बहुत गलत हो रहा है। उसके भाई ने उसे बहुत दुखी कर दिया है। पास भी हुआ, क्लास में प्रथम भी आया है, पर फिर भी भाई साहब ने आगे की कक्षाओं का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया कि लेखक को डर लगने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा क्रांतिहीन हो गई, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रापड़ा और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि का विधान कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है, अवश्य है, मगर वह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट हो जाता। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से ही हल की जाती। मैं भाई साहब को यह संदेश ना होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजर में कम हो गया है। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहासा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर था जो मंद गति से झूमता पवन की ओर चल रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकाला विरक्त मन से नए संस्कार
ग्रहण करने जा रही हो। मतलब पतंग इस तरह से उड़ रही थी जैसे कोई आत्मा शरीर छोड़कर जा रही है, और लेखक आंखें मूंद के उसकी ओर दौड़ते जा रहे थे। बालकों की पूरी सेना लगने और झाड़दार बांस के लिए उसका स्वागत करने के लिए दौड़ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। यहाँ सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना टार्म, ना गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ थैले की कनकौओं के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जम सज वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रकों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी महती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौओं के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो तुम्हारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। और शायद समकक्ष मतलब होता है बराबर। शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और डीफिल और डीलिट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, और दादा भी शायद 5वीं 8वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझने और सुधारने का अधिकार हमेशा बना रहेगा। केवल इसीलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसीलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें मालूम हो ना हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हूं तो किसी को तार ना दें, ना घबराएं, ना बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ रहे हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते ही तुम बेराह ना चलने पाओगे। तो भाई साहब कह रहे हैं
कि हो सकता है कि अगले साल तुम मेरे ही समकक्ष आ जाओ, मेरी ही क्लास में आ जाओ, पर किताबी ज्ञान कुछ नहीं होता। यहाँ पर किताबी ज्ञान को उन्होंने कम और व्यवहारिक ज्ञान को महत्व दिया है। तो कह रहे हैं हमारे माँ बाप नहीं जानते होंगे कि अमेरिका देश की व्यवस्था कौन है, या हेनरी कौन है, या आकाश में तारे कितने हैं, पर हमारे माँ बाप को व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज्यादा है। हमारे क्या, सभी के माँ बाप को व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा होता है। तो इसी तरह से भाई साहब लेखक को समझा रहे हैं। तुम यूं ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसे कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। मतलब लेखक के भाई साहब का बचपन भी लौट आया और उन्होंने जो लेखक को समझाया वो सत्य भी है। आप लोग भी ये मानते होंगे कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफी नहीं होता, व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी होता है। और लेखक के भाई साहब लेखक को जो कुछ भी समझाते थे, या हमारे हमसे बड़े हमें जो भी समझाते हैं, वो हमारे हित के लिए होता है। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।